नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और विपक्ष की तमाम पार्टियां अलग अलग मुद्दों को लेकर बुरी घिरी हुई है। कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक फंसी है। अडानी का मुद्दा अब कांग्रेस की गले की फांस बनता जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने स्पष्ट संदेश देते हुए कह दिया कि वो अडानी मामले पर संसद में व्यवधान डालने में कांग्रेस के साथ नहीं है। तो वहीं संभल हिंसा को लेकर कांग्रेस अपनी ही राजनीति में फंस गई है। बात टीएमसी की करें तो ममता बनर्जी बांग्लादेश हिंसा पर घड़ियालू आंसू बहा रही है। ममता बनर्जी ने बांग्लादेश की हिंसा रोकने के लिए वहां संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनात करने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने हिंसा प्रभावित पड़ोसी देश में धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। तो अपने मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत करने के लिए हिंदू धार्मिक संगठनों को निशाना बनाने वाली ममता को आखिर हो क्या गया है, बताएंगे आपको। साथ ही अखिलेश यादव इन दिनों किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आज क्या उम्मीद जताई जाए? आज विपक्ष संसद को चलने देगा? बिल्कुल नहीं चलने देगा, क्योंकि राहुल गांधी की पूरी पॉलिटिक्स ही डिसओरिएंटेड हो गई है। उनको जिद है अडानी अडानी करने की। टीएमसी छोड़ के चली गई। शरद पवार पहले से ही कह रहे हैं। आप करना क्या चाह रहे हो? भारतीय जनता पार्टी खुश है कि भाई 2019 से ही धंधा इनका रहा है, पार्लियामेंट चलने मत दो। जब हमको भाषण देना होगा हम आकर के भाषण दे देंगे और जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तो हल्ला करते के निकल लेंगे। तो बीजेपी ने भी सीख लिया है कि भाई चलो भाई यही काम करो तुम। जिस दिन हमको लेकर के आना होगा कानून, एक साथ सबको लेकर के आएंगे, 5 मिनट में 41 कानून पास, खत्म कहानी। वॉइस वोट से सब कुछ खत्म कर देंगे। मतलब ये संविधान लेकर के जो चलने वाले जो लोग हैं, जब पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन नहीं कर सकते जी, तो फिर आप तमाशा क्यों कर रहे हो? मामला अडानी का है, संभल तो ऐसे जोड़ा गया है। तो संभल में क्या हुआ है? आप किसको संभल में प्रोटेस्ट करने का कारण क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको समझ में नहीं आ रहा? हम जाएंगे, हमें जाने नहीं दिया जा रहा है। भाई किस लिए जाओगे? वहां कोई कम्युनल वायलेंस हो रहा है? वहां कोई कम्युनल वायलेंस नहीं है। वहां मुस्लिम वर्सेस पुलिस हुआ है। पुलिस को आपने पिटाई की, पुलिस के ऊपर पथराव किया, सरकारी अधिकारियों को आप काम करने से रोके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी कीमत पे लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन, तो इसमें बंद करने की क्या आवश्यकता है? आप पार्लियामेंट के अंदर बहस करना, आप बहस करो। सरकार तो कह रही है हर चीज में बहस करेंगे। आप बहस करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन यह सिर्फ उतना ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के अंदर के लोग कह रहे हैं कि अब थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। भाई अगर ऐसा होता कि भाई 2019 से 2024 तक आपने ये विरोध किया, हंगामा किया, बवाल काटा, मोदी सरकार हार गई क्या? आपकी सरकार आ गई, तब तो कहते कि भाई ये अच्छी टेक्निक है। इस टेक्निक से आपको सत्ता तो मिली नहीं। सत्ता जो सीटें बढ़ी है वो खटाखट और झूठ और अफवाह के दम पे मिला है। तो कांग्रेस पार्टी किस हिसाब से जा रही है? और मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी की ये जिद कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही खराब परिणाम लेकर के आने वाला है। कारण अभी तो सहयोगी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। कोई सवाल पूछ दे भाई, कहीं तो ऐसा डर तो नहीं है कि किसी चीज के ऊपर डिबेट डिस्कशन होगा और प्रियंका वाड्रा बोलेगी कि हम बोलेंगे इस बार और वो उससे अच्छा भाषण, हाँ भाई बहन में झगड़ा हो गया, लेकिन एक पावर सेंटर जो खड़ा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष को जो है बाज आना चाहिए। पार्लियामेंट चल रहा है, कम से कम कुछ डिबेट, कुछ डिस्कशन हो ताकि आपका भी पक्ष दुनिया के सामने आए। देखिए सर, राजीव सर, कल ओम बिरला ने विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंग की और इस बात पे सहमति बनी कि विपक्ष के नेता सहमत है, सदन की कार्रवाई अच्छे से चलेगी। देखना होगा कि पूरे दिन क्या कुछ होता है सदन में। लेकिन कांग्रेस पार्टी कैसे चारों तरफ से फंस गई है शीतकालीन सत्र के दौरान? देखिए, ये जो ओम बिरला के साथ बैठक हुई, उस सरकार की तरफ से भी कहा गया था कि ये संविधान दिवस के मौके पर, यानी कि 75 साल हुआ है, उस पर हम
चर्चा करना चाहते हैं और उस पर इन लोगों ने सहमति जताई है कि 16-17 दिसंबर को राज्यसभा में और 14-15 दिसंबर को लोकसभा में इस पर चर्चा होगी। अब संविधान पर चर्चा होगी तो राहुल गांधी तो संविधान की किताब लेकर खड़े थे। पिछले बार भी राहुल गांधी ने हंगामा इसलिए करवाया था क्योंकि ये संविधान दिवस का समारोह मनाया जा रहा था, उस पर डायस पर बैठने को लेकर और संबोधन करने को लेकर इन लोगों ने पहले ही लिस्ट को नकार दिया था कि नहीं, अगर राहुल गांधी डायस पर बैठे हैं तो उस समय उनको बोलने का मौका क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। लोकसभा स्पीकर की तरफ से कहा गया कि देखो भाई, ये जो आयोजन है इसमें मौका किसे दिया जा रहा है बोलने का? सिर्फ स्पीकर को और राष्ट्रपति महोदय को। जब प्रधानमंत्री मोदी को बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा तो लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से ये राहुल गांधी को कैसे बोलने का मौका मिलेगा? तो उस बात को लेकर ये कंफ्यूज रहे कि क्यों नहीं राहुल गांधी को बोलने दिया गया संविधान के बारे में। तो राहुल गांधी आजकल विशेषज्ञ हो गए हैं। अब संविधान पर अगर चर्चा होगी और ये लोग उस समय भी बवाल करेगा तो फिर घिर जाएंगे। इसलिए आज सहमति जता दी है, बाद में उस समय तक यह सहमति बनी रहेगी कि नहीं यह तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस की इस स्ट्रेटजी से सारी विपक्षी पार्टियां भी, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी और साथ ही दूसरे लेवल पर कहा जाए कि जो इनका ये तरीका है, जिस तरीके के कारण वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आगे बढ़ गया, जो इन लोगों ने हंगामा कर करके उसके बाद एक साइड से ओम बिरला से मुलाकात की, सरकार से नेगोशिएट किया, नहीं हमें और समय चाहिए, और सरकार की तरफ से भी सोचा गया चलो आगे के सेशन में इसको रख लेते हैं, कम से कम ये लोग तो शांत होगा, ये लोग तो कुछ करने की कोशिश करेगा, बातचीत होगी। लेकिन फिर भी ये अपने एजेंडे को पूरा कर लिया और उसके बाद फिर से हंगामा करना शुरू कर दिया। ये कांग्रेस के लोग, जितने लोग हैं या फिर राहुल गांधी की टीम, ये अपने काम नहीं रुकने देते, ये दूसरे का, जनता का काम रुकने देंगे। क्योंकि अपने काम को लेकर देखिए, कांग्रेस को जरूरत है कि 4 फ्रंटल सीट चाहिए, फ्रंट रो में सीट चाहिए, उसके लिए अलग से डिमांड करना शुरू कर दिया। इधर प्रियंका वाड्रा को जरूरत पड़ी, हमें पहली बार संसद में आए हैं, ओम बिरला से मुलाकात करना चाहिए, स्पीकर से क्या बातचीत करने के लिए गई थी, 15-20 मिनट तक जाकर चर्चा कर ली। ये अपने अपने तरीके से एजेंडा फिट करके रखता है, लेकिन चर्चा क्या होनी है? देश की समस्याओं के ऊपर चर्चा क्या होनी है? सांसद इतने दिनों के इंतजार के बाद सोचते हैं नेशनल मीडिया में कभी आ जाएंगे, यहां पर क्वेश्चन आवर में एक आध क्वेश्चन में हमें पूछने का मौका मिलेगा, रिकॉर्ड में आ जाएगा कि इन लोगों ने इतने क्वेश्चन पूछे। अगर संसद की बात करें तो हर जगह अखबारों में आता है सत्र के बाद कि कितने क्वेश्चन पूछे गए, किन लोगों ने कैसे क्वेश्चन पूछे। राहुल गांधी के बारे में तो बार बार कहा जाएगा कि इतने सालों तक इन्होंने एक भी सवाल अब तक संसद के अंदर पूछा ही नहीं। ये इनको मौका मिला तभी ये बोलने के लिए कांग्रेस की तरफ से सारे लोगों का समय लेकर चले आए। तो ये समस्या कांग्रेस के अंदर भी चल रही है और इंडी अलायंस के दूसरे पार्टनर भी अब दबाव बना रहे हैं। अगर इस सत्र में ऐसे ही डिस्टरबेंस होता रहा तो अगले बजट सत्र के दौरान कांग्रेस अलग बैठी हुई नजर आएगी, उसके कुछ नेता भी सदन में जाएंगे तक नहीं, और राहुल गांधी ये जो बोलने के लिए उतावले रहते हैं बोल नहीं पाएंगे। लेकिन तैयारी तो इस बार पीएम मोदी की भी जबरदस्त है, क्योंकि खबर है कि संविधान पे तो चर्चा होगी और पहला भाषण पीएम मोदी का ही होगा। देखिए, प्रधानमंत्री पहला भाषण भी देंगे और उसके बाद जितने भी जो चर्चाएं होंगी, जो सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब भी प्रधानमंत्री मोदी ही देंगे। वो चूंकि सदन के वो लीडर हैं, इसलिए उनका दायित्व है डिबेट को इनिशिएट करना और डिबेट को फिर कंक्लूड लेकर के जाना। तो ये मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी में देयर इज नो कंपटीशन तो है ही नहीं, दोनों के भाषा शैली में और दोनों के भाषण में, दोनों के कंटेंट में। राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वही लेकर के ये हत्या हो रही है, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन इतिहास में कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ जो जो कांड किए हैं उसको सिर्फ चिन्हित करेंगे तो आप ये समझिए कि उसमें 2 दिन लग जाएगा। इतना पाप कांग्रेस पार्टी ने देश के संविधान के साथ किया है। तो एक तरफ तो उनके पास कुछ कहने के लिए भी नहीं है, तो ये देखिए भी किस तरह का डिबेट होता है। ममता बनर्जी की करे तो बांग्लादेश को लेकर वो क्यों घड़ियाली आंसू बहा रही है? देखिए, ममता बनर्जी मुस्लिम वोट बैंक के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो बांग्लादेश के ऊपर बातचीत कर रही है या बांग्लादेश के बारे में कुछ कहना चाह रही है,
संसद का सत्र चल रहा है, दे शुड कम आउट, एक रेजोल्यूशन आना चाहिए, देश के पार्लियामेंट में यूनानिमस तरीके से तमाम लोग इस बात के लिए बांग्लादेश की सरकार को कंडेम करें और वहां एक मैसेज दें कि अगर आपने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा नहीं की तो भारत कोई भी टफ कार्रवाई एक्शन ले सकता है। इस तरह का रेजोल्यूशन अगर ये लोग पास नहीं करते हैं तो ये घरियाली आंसू ही माना जाएगा। दूसरी चीज, भाई कौन काट रहा है वहां कौन काट रहा है? ममता बनर्जी की हिम्मत है कि वो कहते भाई जमात इस्लामी वाले कर रहे हैं, इस्लामिक संगठन कर रहे हैं, वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू काली मंदिर को तोड़ा जा रहा है। वो तो प्रेशर इस बात का है सिर्फ कि आपने कह भी दिया नहीं भी कहा, क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे बंगाली जो वेस्ट बंगाल में है वहां भी अनरेस्ट हो रहा है, वहां भी लोगों को समझ में आ रहा है कि हम लोग तो बर्दाश्त कर रहे हैं ममता बनर्जी की वजह से बहुत सारे इलाकों में जो बांग्लादेश की स्थिति है उसी तरह की स्थिति कमोबेश जो है पश्चिम बंगाल में भी है, और वहां जब कट रहा है तो उसका इंपैक्ट पश्चिम बंगाल में भी होगा। वहां के भी हिंदू बोलेंगे कि बटना नहीं है, नहीं तो कटेंगे, जैसे उधर कट रहे हैं इधर भी एक दिन समय आ जाएगा। इसलिए ममता बनर्जी सेफ खेल रही है। तो क्या ममता बनर्जी बच के बयान दे रही हैं? देखिए, ममता बनर्जी बयान क्या दे रही हैं, वो भारत सरकार की तरफ से नहीं बात कर रही, भारत क्या करेगा इसकी बात नहीं कर रही है। ये क्या करती है, यूएन को इंटरवेन करना चाहिए, यूएन इंटरवेन करे, इसके लिए वो क्या करती है कि पश्चिम बंगाल में हिंदू इकट्ठा हो रहे हैं, इस मुद्दे पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो ये सामान्यीकरण कर दिया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं कर रहे, वो सामान्य लोग भी उनके साथ जुड़ रहे हैं। बॉर्डर इलाके में प्रदर्शन हो रहे हैं। अब इनको ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो बोलना है, लेकिन ऐसी बात ना बोल दें जिससे कि इन लोगों के कारण मुसलमान नाराज हो जाएं। अब हिंदू को खुश रखना है, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा महाराष्ट्र की तरफ बंगाल में चल गया तो ममता बनर्जी तो साफ हो जाएंगी। इसीलिए वो बीच बीच में कुछ ऐसे रिएक्शन देती हैं। पिछली बार बोली कि नहीं हम केंद्र सरकार के साथ हैं, इस बार बोल रही है यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाना चाहिए वहां शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए, लेकिन यह नहीं बोल रही है कि हम भारत सरकार के साथ हैं। भारत सरकार तो हर रोज कुछ कठोर कार्रवाई तो कह रही है कि मोदी जी को इंटरफेयर करना चाहिए। मोदी इंटरफेयर कर रहे हैं। आपने कितनी बार इनको सहयोग करने के लिए कहा? जब बांग्लादेश के खिलाफ ये जैसे जयशंकर के साथ मुलाकात हुई, पीएम मोदी ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो भाई सिचुएशन को देख लो और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो समर्थन मिल सकता है उसके लिए आप नेगोशिएशन करो। उसमें आपने कोई सपोर्ट किया हो? पश्चिम बंगाल की सरकार कभी कुछ बोली हो? ऐसे तो जब शेख हसीना के साथ भारत का संबंध बढ़ रहा था और समझौते हो रहे थे तो ममता बनर्जी सबसे पहले उछलकर सामने आई थी कि नहीं हमारे बिना इंटरफ्रेंस के दोनों सरकारें कैसे मिल सकती है, केंद्र सरकार ही नहीं पश्चिम बंगाल प्रभावित होगी तो सीएम के तौर पर हमें सामने रखना चाहिए, हमें बीच बचाव के लिए रखना चाहिए था। लेकिन अब जब पश्चिम बंगाल के, यानी कि ये तो आप लोगों को समझना चाहिए कि बंगाल बटा था और बंगाल बट के उधर ही बंगाली हिंदू भी है, बंगाली मुसलमान भी है। अगर उस तरफ बंगाली हिंदुओं के साथ ऐसा हो रहा है तो कम से कम पश्चिम बंगाल की सरकार, वहां के लोगों को तो सबसे ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। लेकिन ममता बनर्जी को सिर्फ डर अपने मुसलमानों की है, इसलिए ये बीच बीच का भाषण दे रही है। सर एक छोटा सा अपडेट आपसे जानना चाहेंगे, अखिलेश यादव कैसे बेदम हैं? देखिए ये पूरा का पूरा विपक्ष की बात है। अभी जो देश के अंदर चल रहा है और देश में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, हिंदुत्व के मुद्दे पर अलग अलग क्षेत्रों में जो अभियान चलाए जा रहे हैं उस अभियान को दिखाया नहीं जा रहा, बताया नहीं जा रहा। सनातन बोर्ड की बात चल रही है, मांग उठ गई है। उत्तरकाशी में देखिए हिंदू महापंचायत चल रहा है। संभल से लेकर अजमेर तक हर जगह दावे किए जा रहे हैं कि जो मस्जिद है, जो दरगाह है, अगर हिंदू मंदिरों पर बना है तो हम कानूनी तरीके से उस पर दावा करेंगे। अब ये सारी स्थितियां जब है तो अखिलेश यादव को समस्या होगी, ममता बनर्जी को होगी, राहुल गांधी को होगा। तो ये सारे लोगों को जब समस्या होगी तो ये क्या करेंगे? अपने पुराने तरीके अपनाएंगे और तरीके अपना रहे हैं। मतलब डायरेक्ट फाइट मत करो,
एनजीओ को सामने लाओ मानवाधिकार के मुद्दे पर, संगठनों को लाओ जैसे किसान मजदूर संगठन, कुछ दिन में रेलवे संगठन, इनके जो इर्द गिर्द के संगठन है उसको सड़कों पर उतारो, सरकार को घेरने की कोशिश करो। और इन सारे संगठनों में हिंदू लीडर हैं, कहीं ना कहीं हिंदुत्व वाले लोग भी हैं, तो ऐसे लोगों को अगर किसानों के मुद्दे उठाओगे तो हिंदू भी नाराज होंगे सरकार से, मतलब हिंदू बटेगा। और इसे बांटने की जो कोशिश है वही कोशिश ये लोग कर रहे हैं। सारे मुद्दे को भटका दो, हिंदुओं को बांटो और मुसलमानों को सुरक्षा प्रदान करो, संरक्षक बनो। और इसलिए अभी जैसे जैसे एक्सपोजर होगा वैसे वैसे इनकी स्थिति कमजोर होगी। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों। धन्यवाद। तो संसद में बीते कई दिनों से चला आ रहा गतिरोध आज समाप्त होगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कल हुई सर्वदलीय मीटिंग के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष में सदन चलाने को लेकर सहमति बन गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने संविधान पर चर्चा को लेकर भी सहमति जताई है। तो चर्चा शांतिपूर्वक होती है या विपक्ष फिर अपनी गंदी हरकतों से संसद की गरिमा को तार तार करता है, देखते हैं। पर विपक्ष की तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों के चक्कर में बुरी फंस गई है। तो विपक्ष की हरकतों और उसकी राजनीति पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।